हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसका नाम है संवदिया। इसके राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आज की वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। इसके एमसीक्यू मैंने एक अलग से वीडियो में बनाए हुए हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। आंसर देखते हैं। कहानी के अनुसार संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते, यानी इसे सीखा नहीं जा सकता। इस कहानी में बताया है कि ये कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसको हम सीख सकें। किसी व्यक्ति में यह गुण जन्मजात होता है। कहानी के अनुसार ऐसा माना गया है कि संवदिया जो है भगवान के घर से बन करके आता है। उस गुण को हम सीख नहीं सकते। गुण इस चैप्टर में क्या बताए हैं संवदिया के। संवाद के हर शब्द को याद रखना और ठीक उसी भावना से सुनाया जाना आसान काम नहीं है। यानी जिस व्यक्ति ने जो संवाद डिलीवर करना है, उस व्यक्ति से संवाद को सुनना, उसको बिल्कुल उन्हीं शब्दों में याद रखना, उसी भाव के साथ याद रखना, उसी सुर और लय के साथ याद रखना और एज इट इज जाकर अगले बंदे को डिलीवर कर देना, ये आसान काम नहीं है। कहानी के अनुसार संवदिया का काम बड़ा मुश्किल है, लेकिन गांव वालों के मन में संवदिया की बहुत अच्छी धारणा नहीं है। गांव वाले उसके काम को बड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। उनके अनुसार कोई निठल्ला, पेटू और कामचोर व्यक्ति ही संवदिया बन सकता है। गांव वाले मानते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई काम धाम नहीं है और जिसको खाने का शौक है, घूमने का शौक है, केवल वही संवदिया बनता है। तो बहुत अच्छी इमेज नहीं है गांव वालों के मन में संवदिया के लिए। कहानी के अनुसार जिसे अपने घर में कोई काम ना हो, ऐसा ही व्यक्ति जो है संवदिया बन सकता है। उस समय अधिकतर गांव की औरतों को ही अपने मायके अथवा ससुराल में संवाद पहुंचाना होता था। इसलिए संवदिया को औरतों का गुलाम भी कहा गया है कि अगर गांव के आदमी हैं, उनको कोई मैसेज देना है तो वो स्वयं चले जाएंगे अपना संवाद लेकर के। औरतों के साथ ये परेशानी होती थी कि उन्हें कोई ऐसी बात, कोई ऐसा समाचार अपने ससुराल में, अपने मायके में पहुंचाना है, तो उन्हें किसी ऐसे मैसेंजर की आवश्यकता पड़ती थी जो उनका संवाद लेकर के जा सके। तो ज़्यादातर औरतें संवदिया के माध्यम से संवाद पहुंचाती थी, तो गांव वाले संवदिया को औरतों का गुलाम भी कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। चैप्टर की शुरुआत में ही हरगोविंद जो है बड़ी हवेली में जाता है। तो जब उसे बुलाया गया, उसके मन में बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आई। वो क्या फीलिंग थी? जब हरगोविंद को बड़ी हवेली में बुलाया गया और उसे पता चला कि उसे कोई संवाद लेकर जाना है, तो उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि आजकल डाकघर का ज़माना है और डाक से आसानी से कोई भी संदेश देश विदेश में घर बैठे भेजा जा सकता है। आज जबकि डाकखाने का ज़माना है, डाक से हम संदेश बहुत दूर तक भेज सकते हैं, इवन विदेशों में भेज सकते हैं। तो ऐसे में संवदिया को क्यों बुलाया गया, ये सोच करके उसके मन में आशंका हुई। उसने आइडिया लगाया कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं रही होगी। ऐसे में जब उसे संवाद ले जाने के लिए बुलाया गया, तो ज़रूर ही कोई निजी या गुप्त बात रही होगी, या हो सकता है कोई दुख भरी बात हो जिसे शीघ्रता से पहुंचाया जाना हो। या थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। उत्तर देखते हैं। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी कि उसे वहां बुला लिया जाए। ये संदेश था। और क्यों भेजना चाहती थी? क्योंकि उसकी ससुराल में उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। उसकी आर्थिक सहायता और घर के कामों में सहायता के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। वह अपना पेट भर पाने में भी असफल हो रही है। उसे निकट भविष्य में अपनी इस स्थिति या समस्या का कोई समाधान भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए वह चाहती है कि उसके मायके वाले उसे अपने पास बुला ले। उसकी कंडीशन ससुराल में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ना उसकी आर्थिक सहायता के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध है, ना उसकी डोमेस्टिक हेल्प के लिए यानी घरेलू कामों में सहायता करने के लिए कोई आदमी उपलब्ध है। इसलिए वो चाहती है किसी की मदद, किसी की सहायता। तो उसे अपने आस-पास अपने रिश्तेदारों में सिर्फ़ मायके वाले ऐसे व्यक्ति नज़र आते हैं कि वो उसकी सहायता कर सकते हैं। इसलिए वो अपने मायके ये संदेश भिजवाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी बहुरिया अपने मायके क्या संदेश भेजती है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे-जैसे कहानी चलती है, संदेश 2-3 टुकड़ों में हमारे सामने आता है। थोड़ा संदेश हरगोविंद को बड़ी बहू स्वयं सुनाती है, कुछ संदेश की पंक्तियाँ जो हैं उसके मन में चलती रहती हैं जब वो ट्रेन में बैठा होता है। तो पूरा संदेश क्या है जो उसने भिजवाया? बड़ी बहुरिया हरगोविंद के माध्यम से अपने मायके संदेश भेजती है कि उसे मायके बुला लिया जाए। वह भाई भाभीियों की नौकरी करके अपना पेट पाल लेगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ केवल बथुआ और साग ही उसके लिए उपलब्ध है। उसे वो खाकर कब तक जीवित रह सकती है। उसकी सहायता के लिए घर में
एक नौकर था, वह भी भाग गया है। अगर अब उसे मायके नहीं बुलाया गया तो वह गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरेगी। पोखर कहते हैं तालाब को। तो ये संदेश जो है उसने अपने मायके भिजवाया। 5वां प्रश्न देखते हैं। हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है, यानी किन यादों में खो जाता है? आंसर देखते हैं। जब हरगोविंद बड़ी हवेली पहुंचता है तो वह देखता है कि एक औरत अपने उधार के पैसे वापस लेने आई हुई थी। साथ ही बड़ी बहुरिया अपने हाथों से अनाज साफ कर रही है। यह देखकर हरगोविंद का मन दुखी हो जाता है और वह अतीत की यादों में खो जाता है। यानी बड़ी बहू की प्रेजेंट कंडीशन जब हरगोविंद देखता है तो उसको पुराने दिन याद आ जाते हैं। अब बड़ी बहू कितनी दुखी है, कोई उधार मांगने वाला उसके पास बैठा है, अपने हाथों से वो अनाज साफ कर रही है। ये चीजें देख करके हरगोविंद के मन में पुरानी यादें आ जाती हैं, जब हवेली के दिन बहुत अच्छे होते थे। पुराने समय में बड़ी हवेली बहुत धन संपत्ति से भरपूर थी। जब बड़ी बहू विवाह करके इस हवेली में आई थी तो वह रानियों की तरह रहती थी। नौकरों की फौज उसके आगे पीछे चलती रहती थी। नाइन केवल बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करती थी। ये एक उदाहरण दिया है कि नाइन का परिवार केवल मेहंदी लगा करके अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। इतने समृद्ध बड़ी हवेली के पुराने दिन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई? आंसर देखते हैं। जब बड़ी बहू विवाह करके इस हवेली में आई थी तब वह रानियों की तरह रहती थी, लेकिन उसके पति की मृत्यु के बाद उसके तीनों देवरों ने अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया और शहर में जाकर के बस गए। बड़ी बहू अकेली गांव में इस हवेली में रहने लगी। उसकी आर्थिक मदद के लिए और देखभाल के लिए कोई नहीं है। यानी तीनों जो देवर थे वो अपनी संपत्ति में से हिस्सा लेकर के शहर में चले गए। वो कभी कभी गांव में वापस आते थे जब उन्हें धान लेना होता था या आम का सीजन होता था, तभी वो वापस आते थे। बड़ी बहू की देखभाल की जिम्मेवारी से अपने आप को उन्होंने अलग रखा था। तो वो शहर में जाकर के बस जाते हैं। बड़ी बहू अकेली गांव में रह जाती है। उसकी आर्थिक सहायता के लिए और उसके घरेलू कामों में सहायता के लिए कोई नहीं होता। बहुत समय से वह अकेली संघर्ष कर रही है, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी है। बहुत टाइम हो गया उसको संघर्ष करते हुए, लेकिन अब वो थक चुकी है। अब उसको सचमुच किसी की सहायता की आवश्यकता है। इसलिए बड़ी बहू चाहती है कि वो अपने मायके में चली जाए। एक बहू का इस प्रकार का फैसला लेना बहुत ही कठिन काम था। इसलिए बड़ी बहू की आंखें इस संवाद को सुनाते समय छलछला आई। यानी पूरा समय, अपना पूरा जीवन उसने इस बड़ी हवेली में गुजारा है, लेकिन अंत समय में जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी है तो वो अपने मायके जाना चाहती है और मायके जाने का फैसला उसका बहुत ज़्यादा दुखदाई था। बहुत ज़्यादा कठिन था उसके लिए ये फैसला लेना, इसलिए उसकी आंखें भर आती हैं हरगोविंद को ये संवाद सुनाते समय। अगला प्रश्न देखते हैं। गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था और उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा? आंसर देखते हैं। गाड़ी पर सवार होने के बाद भी हरगोविंद के मन में बार बार बड़ी बहू का संवाद घूम रहा था। जब हमने संवाद वाला क्वेश्चन किया था कि क्या संवाद था, तो मैंने बताया वो 2-3 टुकड़ों में संवाद है पूरी कहानी में। तो जैसे ही हरगोविंद बड़ी बहू के मायके जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ जाता है, तब दोबारा से उसके मन में वो संवाद घूमने लगता है। संवाद के साथ साथ बड़ी बहू की दयनीय स्थिति, उसके दुख भरे शब्द उसके मन में बार बार आ रहे थे। वह उसकी स्थिति को देखकर बहुत दुखी था, इसलिए उसका मन बेचैन हो रहा था। इस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने सहयात्री से बात करने की सोची, लेकिन उसके सहयात्री ने तीखे जवाब देकर ये जता दिया कि वह बात करने का इच्छुक नहीं है। यानी पहले ही प्रश्न के उत्तर में उसने इतनी बेरुखी से उत्तर दिया कि हरगोविंद को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है टाइम पास के लिए बातें करने के योग्य नहीं है या बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? आंसर देखते हैं। बड़ी बहू ने हरगोविंद के माध्यम से अपने मायके में संदेश भिजवाया कि उसे वहां बुला लिया जाए, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए गांव में कोई नहीं था। उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, इसलिए वह चाहती थी कि वो अपने मायके चली जाए। लेकिन हरगोविंद को यह बात बहुत बुरी लगी। उसे यह बात क्यों बुरी लगी? क्योंकि उनके परिवार ने, यानी बड़ी बहू के परिवार ने, हमेशा गांव वालों के सुख दुख में साथ निभाया था। अब जब बड़ी बहू को सहायता की आवश्यकता है तो सबने उससे मुंह फेर लिया है। हरगोविंद को लगता था कि अगर गांव की लक्ष्मी इस तरह से गांव से चली जाएगी तो ये गांव के लिए बहुत बेइज्जती वाली बात होगी।
और हरगोविंद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके गाँव की बेइज़्ज़ती हो, लोग उसके गाँव को ऐसे गलत नज़रों से देखें कि एक औरत का पालन-पोषण करने में ये गाँव जो है पूरा गाँव नाकामयाब रहा। तो हरगोविंद की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके मायके में वो सही संदेश सुना सके। अगला प्रश्न देखते हैं, संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। संवदिया के बारे में एक लाइन है, जो गाँव वाले उसके बारे में सोचते हैं, इसका हमें मतलब बताना है कि क्या मतलब निकलता है। आंसर देखते हैं, संवदिया संवाद पहुँचाने का काम करता है। उसे अगले व्यक्ति तक संवादों को ज्यों का त्यों पहुँचा देना होता है। यानी जैसा किसी व्यक्ति ने संवाद सुनाया, उसको एज़ इट इज़ सुनना, उसको याद करना और एज़ इट इज़ डिलीवर कर देना, ये उसका काम होता है। संवाद चाहे खुशी भरा हो अथवा दुख भरा, उसके हृदय पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी संवाद कैसा है उसे मतलब नहीं होना चाहिए। उसका काम है बस जैसा उसने संवाद सुना वैसा अगले बंदे को जाकर सुना दिया। वह तो दोनों तरफ के व्यक्तियों के घर पेट भर कर के भोजन करता है और अफर कर सोता है। यानी पूरा पेट भर करके और पूरा हाथ पैर फैला करके बड़े आराम से सोएगा। उसे कोई मतलब नहीं किसी ने दुख भरा संदेश भेजा है या खुशी भरा। इसलिए गांव वाले भी संवदिया को ज्यादा अच्छी नजर से नहीं देखते थे, क्योंकि संवदिया जो है संवाद पहुंचाने वाले से या संवाद पाने वाले से किसी भी तरह इमोशनली अटैच नहीं होता। उसे बस भरपेट भोजन करने से मतलब होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया। संदेश वो डिलीवर करके नहीं आया तो उसे अपने मन में कुछ सोचना था, कुछ संकल्प लेना था। बड़ी बहू को वापस आकर के जवाब देना था कि वो संदेश क्यों नहीं दे करके आया। इन सारी बातों की उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। हरगोविंद बड़ी बहू का संवाद लेकर उसके मायके गया था, लेकिन दुख और शर्म के कारण उसका संदेश नहीं सुना सका, क्योंकि अंदर से बहुत दुखी हो गया और उसे शर्म आई अपने गांव के ऊपर कि वो उसका ख्याल नहीं रख पा रहे एक बहू का। इसलिए जलालगढ़ वह बिना संदेश पहुंचाए ही आ गया। जलालगढ़ यानी संवदिया का अपना खुद का गाँव, जहाँ पर बड़ी हवेली है और जहाँ बड़ी बहू रहती है, उस गाँव का नाम जलालगढ़ है। तो जलालगढ़ वापस आ गया, लेकिन संदेश डिलीवर करके नहीं आया। वहाँ आकर उसने संकल्प लिया कि वह बड़ी बहू को अपनी माँ के समान मानेगा और निठल्ला नहीं बैठेगा। निठल्ला मतलब खाली नहीं रहेगा। वह मेहनत मजदूरी करेगा और बड़ी बहू का सहारा बनेगा। उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। संवाद वो डिलीवर करके नहीं आया तो उसने संकल्प किया कि वह बड़ी बहू की देखभाल करेगा, क्योंकि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। तो उसने बड़ी बहू को अपनी माँ बना लिया और एक बेटे की तरह से उसकी सेवा करने का संकल्प लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल इंडिया के दौर में संवदिया की क्या भूमिका हो सकती है। आंसर देखते हैं, डिजिटल इंडिया होने के कारण अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना बहुत ही आसान हो गया है। यानी इंटरनेट का ज़माना है, संदेश हमें भेजना है, पलक झपकते ही हम देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में संदेश को भेज सकते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को पर्सनली किसी दूसरी जगह पर भेजना समय की बर्बादी, धन की बर्बादी लगता है। समय, धन और मेहनत बहुत कम हो गई है। यानी हम अपने संदेश को बहुत कम समय में, बहुत कम पैसे में, बहुत कम मेहनत से बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि डिजिटल के दौर में संवदिया की कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी शादी, विवाह, मृत्यु जैसे अवसर पर, यानी ऐसे अवसर जो अत्यधिक खुशी के अवसर हैं या अत्यधिक दुख के अवसर हैं, लोग स्वयं आना जाना पसंद करते हैं। लोग अपने रिलेटिव्स को खुद विवाह का कार्ड देने जाते हैं। किसी की मृत्यु पर लोग स्वयं उपस्थित होकर के शोक प्रकट करते हैं। तो ऐसे वाले मौके बहुत सारे हैं जहाँ पर्सनली अभी भी आना जाना होता है। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें सूचनाएं बहुत गुप्त होती हैं, सुरक्षा कारणों से। सुरक्षा एजेंसियां वाली जो उनके काम हैं, जो उनके संदेश हैं, वो बहुत ज़्यादा गुप्त हो सकते हैं। तो उनको इंटरनेट के माध्यम से भेजना सीधे-सीधे थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता है। तब ऐसे में किसी व्यक्ति को भेजना सही लगता है। ऐसे अवसरों के लिए आज भी संवदिया की आवश्यकता हो सकती है। अदरवाइज़ नॉर्मल संदेश भेजने के लिए, सामान्य हमें अगर कोई संदेश पहुँचाना है, बहुत कम समय, मेहनत, धन और ऊर्जा में वो संदेश सेकंडों में हम दुनिया के किसी भी कोने तक पहुँचा सकते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर संवदिया के लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे।